नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कोविड टेस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। अब आप घर रहकर ही पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना हुआ है या फिर नहीं। माई लैब नाम की कंपनी ने कोविड सेल्फ नाम की किट बनाई है, जिससे घर बैठे ही आप रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर सकते हैं। ICMR की इसको मंजूरी मिल चुकी है। 250 रुपये की एक किट है और 15 मिनट में नतीजे आपको पता चल जाएंगे। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ये है कोविशेल्फ। इसके जरिए घर बैठे चेक कीजिए आपको कोरोना तो नहीं। इसमें एक्सट्रैक्शन ट्यूब में पड़ा लिक्विड बिल्कुल ट्यूब के नीचे चला जाए, इसके लिए उसको 2-3 बार सरफेस पर आराम से टैप करें। फिर स्टेराइल नाइजल स्वाब को बारी बारी से दोनों नथुनों में 2 से 4 सेंटीमीटर तक ले जाएं और नाक के भीतर 5 बार घुमाएं। फिर इसको एक्सट्रैक्शन किट में डुबाएं और अच्छे से मिलाएं। ब्रेक पॉइंट से नाइजल स्वाब को ट्यूब में तोड़ दें। ट्यूब को बंद करें और इसके 2 बूंद को टेस्ट कार्ड पर डालें। 15 मिनट के दौरान ही आपको माई लैब कोविशेल्फ ऐप के जरिए मोबाइल पर अलार्म भी बजेगा और परिणाम भी मिलेगा। पर इस टेस्ट को करने से पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से माई लैब कोविशेल्फ ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें मांगी गई जानकारी देनी होगी। टेस्ट कार्ड पर C यानी क्वालिटी कंट्रोल लाइन और T यानी टेस्ट लाइन पर दोनों के आगे मार्क दिखे तभी पॉजिटिव होने की पुष्टि होगी। ये टेस्ट किट 1 हफ्ते के बाद मार्केट में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। इंडिया के 7 लाख से भी ज्यादा फार्मेसी स्टोर्स पर और हमारे ऑनलाइन पार्टनर के द्वारा ये आपको मिलेगा। ये एक होम टेस्टिंग किट है जो आप 2 मिनट में ये टेस्ट कर सकते हैं और 15 मिनट में आपको इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और सर ये बताइए कि कीमत की अगर हम बात करें तो कीमत क्या होगी इसकी? इसकी कीमत होगी 250 रुपए, 250 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ GST। माई लैब कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता हर हफ्ते 70 लाख टेस्ट किट की है। अगले 15 दिनों में इसे 1 करोड़ प्रति हफ्ते करने की योजना है। ICMR ने इस टेस्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कहा है सिर्फ इस किट का वही लोग इस्तेमाल करें जो लक्षण वाले हों या फिर कंफर्म केस के क्लोज कॉन्टेक्ट्स हों। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़ों में दिखता है कि कोरोना से हो रहे संक्रमण के मामले और हो रही मौतों में भारी गिरावट आई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार के आंकड़े हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 94 के शवदाह गृह में एक साथ 3 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिजन सामने लाचार PPE किट पहने अपनों को जाते देख रहे हैं। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई को पूरे गौतम बुद्ध नगर में मात्र 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन इस शवदाह गृह घाट के दस्तावेजों में 19 तारीख को कुल 20 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ है। हम इस वक्त नोएडा के 94 सेक्टर के क्रिमेटोरियम में है और ये रजिस्टर है। ये कल का डेटा है यहाँ पर और ये कल 19/5 यहाँ तारीख लिखी हुई है और टोटल यहाँ पर 20 क्रिमेशंस हुए हैं और ये कोविड बॉडीज की डिटेल है जो यहाँ पर है और जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं सिर्फ 5 और सिर्फ इस क्रिमेटोरियम में 20 बॉडी क्रिमेशन हुआ है जो कोविड प्रोटोकॉल से। हमने जब आंकड़ों में भारी अंतर देखा तो हमने 17 और 18 मई के आंकड़े भी निकाले। 17 मई यानी सोमवार को यूपी सरकार के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में मात्र 7 मौतें हुई, लेकिन यहां शमशान घाट पर मौतों का आंकड़ा 19 है। 18 मई को सरकारी आंकड़ों में गौतम बुद्ध नगर में मात्र 5 मौतें बताई गईं, लेकिन हकीकत में शमशान के आंकड़ों में मौतें 22 हैं। यानी सरकारी और शमशान के आंकड़ों में भारी अंतर है। 17 तारीख को सरकारी आंकड़ों में 7 मौतें हैं, शमशान के आंकड़े 19 मौतें बताते हैं। 18 तारीख को सरकारी आंकड़ों में 5 मौतें हैं, शमशान के आंकड़े 22 मौतें बताते हैं। 19 तारीख को सरकारी आंकड़े 5 मौतें बताते हैं, शमशान के आंकड़े 20 मौतें बताते हैं। यानी कुल 3 दिनों में सरकारी आंकड़ों में गौतम बुद्ध नगर में 17 मौतें हुई हैं, लेकिन शमशान घाट में हकीकत है कि कुल 61 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ है।
नोएडा के सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी का कहना है कि आंकड़ों में अंतर इसलिए है कि नोएडा में बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसे दूसरे शहरों के लोग भी कोरोना का इलाज करा रहे हैं, जिनकी यहां मौतें होती हैं और यहीं अंतिम संस्कार भी होता है। पर ये नोएडा के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको हम लोग नहीं गिनते। मौत के आंकड़ों में यूपी के लगभग हर जिले में सरकार और शमशान के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। नंबर्स इस तरीके से फज किए जा रहे हैं कि ये जो हमने आंकड़े बताए हैं वो सिर्फ 94 का जो हिंदू क्रेमेटोरियम है, डेडिकेटेड क्रेमेटोरियम है कोरोना का, वहाँ के हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव में दफन कर देते हैं या गांव के बाहर जो शमशान होते हैं वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने की प्रथा है। वो नंबर्स तो हमने ऐड ही नहीं किए हैं। तो सोचिए अगर 19 तारीख को आधिकारिक आंकड़े 5 है तो यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल से 20 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। तो समझिए किस कदर जो उत्तर प्रदेश में नोएडा प्रशासन झूठ बोल रहा है और मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं जो कि कोविड से हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव की महिला प्रधान के पति योगेश तालान के खिलाफ प्रशासन ने महामारी एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन का आरोप है कि तालान ने मीडिया में कोरोना को लेकर भ्रामक खबरें फैलाईं। वहीं तालान का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो नाकामियां हैं स्वास्थ्य विभाग की, उनको उजागर किया। ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव की महिला प्रधान के पति योगेश तालान, इन पर प्रशासन की छवि खराब करने का आरोप लगा है। अफवाह फैलाकर गांव वालों को गुमराह करने का भी, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके गांव में कोरोना की जांच के इंतजाम नहीं है। बस स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। प्रशासन जो है ना भ्रामक खबरें खुद फैला रहा है और दूसरे लोगों को जो सही बात कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको दमन करने की बात कर रहा है। कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिले, सिर्फ लक्षण ही नहीं, उस दिन अभी इन्होंने जब कैंप लगाया आपकी खबर चलाने के बाद में, उसमें से भी कुछ लोग पॉजिटिव आए जिनकी रिपोर्ट कल आई है। आप धूमिल तो कर रहे हैं। 13 तारीख को हमारी टेस्टिंग टीम गई, 56 RT-PCR एंटीजन किया, नील 0 पाया गया। जो भी संसाधन हमारे पे सारा कुछ लगा हुआ है। यहाँ डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं, स्टाफ 24 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप एलिगेशन लगाएंगे तो मनोबल तोड़ने वाला जैसा हुआ। रविवार को एनडीटीवी इंडिया ने खबर दिखाई कि हरबीर सिंह सहित गांव के 3 आदमी नीम के पेड़ के नीचे टहनियों में ग्लूकोज का बोतल लटकाए हुए इलाज करा रहे थे। हरबीर सिंह कहते हैं अस्पताल जाना उन्हें खतरनाक लगा। मुझे फुल दिल्ली आराम मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी आराम से, मुझे वहीं आराम मिला है। अगर हॉस्पिटल में होता था हो सकता है मैं यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे सामने कई ट्रेजेडी हो चुकी थी नोएडा में, जो हमारे साथ के वापस नहीं आए थे। गांव वाले भी कह रहे हैं कि योगेश तालान की शिकायत के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव पहुंचकर जांच की और दवाएं बांटी। वो गांव के हालात को देखते हुए उन्होंने जब ये कदम उठाया और उनके ये कदम उठाने के साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, उन्होंने जाँच भी की, दवाई गोली भी करी। नहीं, मामला तो सही उठाया उन्होंने। जब लोगों को परेशानी है तो मामला सही उठाया उन्होंने, क्योंकि परेशानी तो थी। 4-5 मरीज तो उस टाइम पे थे ही, 2-3 गुजरे भी, जैसा भी हुआ, लेकिन मामला तो सही उठाया उन्होंने, क्योंकि ये वायरस का रोग है, ये तो फैलेगा ही। शिकायत के बाद नहीं आया प्रशासन, जब शिकायत हुई है उसी के बाद प्रशासन आया, पहले कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पर। लेकिन सरकार की निगाह में योगेश तालान अब आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि अगर कोई बीमारी या किसी कमी की सूचना देता है तो उस पर कार्रवाई अदालत की अवमानना मानी जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये केस दर्ज हुआ है उससे संदेह लगता है कि सरकार कार्रवाई करना नहीं बल्कि उसे छुपाना चाहती है। ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव से कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल चुका है और इसी बीच उत्तर प्रदेश से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जो स्टाफ है उनको कोरोना ड्यूटी पर लगाया गया है। कोविड की वजह से पहले से ही ओपीडी बंद हैं और ऐसे में इमरजेंसी सेवा के दौरान जो मरीज के परिजन हैं वो मरीज को लेकर दर दर भटक रहे हैं। उन्नाव के ऐसे ही एक गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी कमाल खान ने, जहां पाया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है और कोविड जैसे लक्षणों के साथ लोग दम तोड़ रहे हैं। कमाल खान की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उन्नाव के कंजौरा गांव की बंद पीएचसी पे हमें रावेंद्र आते दिखे
उन्हें जुकाम बुखार है, डर रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो, लेकिन पीएचसी का बंद ताला देख मायूस हुए। हमको 2-1 दिन से बुखार आ रहा है, खांसी आती है, तो वही दवा लेने आए थे। लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, ताला बंद है, महीनों से नहीं आ रहे हैं। तो आज सोचा कि हो सकता है आ गए हों, क्योंकि इससे पहले शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ कोई आया नहीं। पीएचसी तो पीएचसी, इस गांव में मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र तो कभी खुलता ही नहीं। यहाँ हर तरफ झाड़ झंखाड़ उगे हैं। एक कमरे में झाड़ झंखाड़ भरा हुआ है, दूसरे कमरे के अंदर स्ट्रेचर पे बिल्ली आराम कर रही है। इस गांव में मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र की दीवार पे तस्वीर में तो एक गर्भवती महिला की सेवा हो रही है और लिखा भी हुआ है प्रसव पूर्व देखभाल एवं प्रसव सेवाएं। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि शायद जब से बना है कुछ दिनों के लिए ही ये खुला था, बाकी हमेशा बंद रहता है। यहाँ दीवार पे एक सूचना पेंट की गई है कि अगर इस केंद्र का कोई कर्मचारी घूस मांगे तो टोल फ्री नंबर पे बताएं। यहाँ लिखा है कि घूस मांगने पे उसकी शिकायत करें, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं है? समस्या साहब यहाँ कोई आता ही नहीं है। क्या घूस जो है ताला और दीवार मांगेगी, ये कोई आता ही नहीं है। गांव में भाईलाल के घर उनका परिवार सूप बना रहा है। भाईलाल भी सूप बनाते थे, बीमार हुए, कई जगह इलाज के लिए गए, लेकिन गुजर गए। गरीबी ने ठीक से शोक भी मनाने न दिया। रोजी रोटी कमाना मजबूरी है। 2 डॉक्टरों की दवाई यहाँ करवाया पावा में, वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर बरबटपुर के पास किन्ना है, वहाँ करवाया, वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो गुजर गए। कमल दादी के बहुत दुलारे थे। बताते हैं कि दादी के मन्नत मांगने से वो पैदा हुए थे। कहते हैं कि उन्हें अफसोस रहेगा कि जिस दादी ने इतना प्यार किया, जब वो बीमार हुई तो उसे बचा न सके। दादी को हमारे बुखार था और 3-4 डॉक्टरों को दिखाया गया था। गांव के अस्पताल हमारा बंद था, इसलिए बाहर से हम लोग दवा ला रहे थे। और बची नहीं? नहीं बची नहीं। कोरोना का टेस्ट हुआ था? कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ था। गांव के प्रधान कहते हैं कि आसपास की 9 ग्राम सभाओं की करीब 20,000 की आबादी इस पीएचसी पे निर्भर है। गांव में एक महीने में 20 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन पीएचसी नहीं खुली। ताला बंद है तो लोग झोला छाप डॉक्टर दवा करा लेते हैं। अगर आराम नहीं मिला, बहुत दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर प्राइवेट नर्सिंग होम जाते हैं, उन्नाव या कानपुर या हबीबपुर। भयानक महामारी के एक दौर में जब इस गांव में तमाम मौतें हो रही हैं कोरोना के लक्षणों से, इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र का बंद होना ये खतरनाक संकेत है। उन्नाव के कंजौरा गांव में गौरव शर्मा और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से डूबे बार्ज 305 पर सवार 261 में से अभी भी कई लापता हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए जो अभियान है वो जारी है। इसी बीच जो चीफ इंजीनियर बचाए गए, उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि बार्ज के मास्टर ने तूफान की चेतावनी के बावजूद रुकने का फैसला किया था। अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। कैप्टन एंड क्लैम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। गहरे समंदर में डूब चुके बार्ज P-305 पर सवार चीफ इंजीनियर रहमान शेख बड़ी मुश्किल से जिंदा लौटे हैं। रहमान का कहना है कि तूफान की चेतावनी के बावजूद बार्ज के कप्तान ने वहां रुकने का फैसला किया। जाएगा नहीं। कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा नहीं। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। कैप्टन एंड क्लाइम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। मेन क्वेश्चन इज व्हाई यू नॉट पुल आउट द वेसल फ्रॉम द फील्ड व्हेन यू गेट ऑल द वेदर रिपोर्ट बिफोर 3-4 days. Everybody come here and save. So now who is responsible for all these people dead and all these people injured? सबके लिए ऑनर जिम्मेदार है, कैप्टन जिम्मेदार है, चार्टर जिम्मेदार है, इवन ONGC ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मामले में आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ONGC की है, पेट्रोलियम मंत्रालय की है। कल हमने सवाल उठाने के बाद देर रात इंक्वायरी बिठाई गई। हम मांग करते हैं कि जवाबदारी निश्चित हो और जिन अधिकारियों ने इस तरह से लापरवाही की है उनके ऊपर
मनुष्य बल वध का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन खुद मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में सिर्फ एडीआर यानी कि दुर्घटना से मौत का केस ही दर्ज किया है। टोटल 274 लोग फंसे हुए थे। इसमें से 220 लोगों को इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के सहायता से रेस्क्यू किया गया है और अब तक जो माहिती उपलब्ध है उसके अनुसार 22 लोग मयत हुए हैं। इनके डेड बॉडीज हैंडओवर किया गया है और इसके बारे में येलो गेट पुलिस स्टेशन में 22 एडीआर रजिस्टर किया गया है और इसकी अधिक चौकसी पुलिस करती है। इस बीच डायरेक्टर जनरल शिपिंग ने मर्चेंट शिपिंग कानून के तहत मौतों की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ओएनजीसी ने इन मौतों के मामले में मौन धारण कर रखा है। जबकि ओएनजीसी के लिए बॉम्बे हाई में ऑयल फील्ड पर काम कर रहे कंसोर्टियम की प्रमुख कंपनी एफकॉन ने बयान जारी कर P-305 पर सवार पीड़ित कर्मचारियों को आर्थिक मदद देने के दावे के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि 14 मई को मिली तूफान की चेतावनी 40 समुद्री मील गति की हवा की थी। बाकी बार्ज बंदरगाह की तरफ लौट आए, लेकिन P-305 के मास्टर ने प्लेटफॉर्म से 200 मीटर दूर ही लंगर डालकर रुकने का फैसला किया। जबकि सच यह है कि मौसम विभाग ने 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने उत्तरी अरब सागर में मौजूद सभी नावों को तट पर लौटने की सलाह दी थी। बार्ज P-305 का किनारे पर न लौटने का फैसला आत्मघाती साबित हुआ। गहरे समंदर में डूब चुके बार्ज पर से जिंदा बचकर आए चीफ इंजीनियर ने बार्ज के कप्तान को ही कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन कप्तान खुद लापता है, इसलिए वो अपना पक्ष नहीं रख सकते। ऐसे में ये सवाल अब भी बना हुआ है कि ये कप्तान का अपना फैसला था या फिर कंपनी का। मुंबई से पूर्वा चिटनिस और कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कर्नाटक में आईसीयू ऑन व्हील्स। अब कर्नाटक की बात करते हैं, जहां लॉकडाउन लगाए हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बेंगलुरु शहर में ही 3 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। ऐसे में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। अब राज्य परिवहन निगम के साथ मिलकर सरकार ने 5 बेड वाला आईसीयू ऑन व्हील्स तैयार किया है, जो कि जरूरत के साथ अलग अलग जगह पर ले जाया जा सकेगा। पांच बेड वाला ये है आईसीयू ऑन व्हील्स। सभी बेड्स के बगल में वेंटिलेटर लगाने की भी सुविधा है, इमरजेंसी मेडिसिन के साथ साथ। 85 से 90 ऑक्सीजन लेवल वाले मरीजों के साथ साथ उन मरीजों को मदद यहाँ मिलेगी जिन्हें कम ऑक्सीजन की जरूरत है और उन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं है। कोशिश है कि ऐसी 100 बस जल्द से जल्द तैयार कर बेंगलोर के साथ साथ राज्य के सभी जिलों में पहुंचाई जाए। सरकार चाहती है कि एनजीओ और निजी अस्पताल सामने आए ताकि इन बसों के रखरखाव का बोझ सरकार पर कम हो सके। इससे पहले बेंगलुरु में ऑक्सीजन बस की शुरुआत की गई थी। एक बस में 8 ऑक्सीजन वाली कुर्सियां लगाई गई और ये काफी मददगार साबित हो रही है। इस मुश्किल दौर में एक अच्छी सोच के साथ बढ़िया शुरुआत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बसेस कई उखड़ती सांसों का सहारा बनेंगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।